वेलकम टू आवर ब्लॉगिंग चैनल। हमारे इस ब्लॉगिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको लेते चलेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो बने रहिएगा, आज हम आपको पूरा शेयर कराएंगे, उसका इतिहास बताएंगे, उसके भूगोल के बारे में बताएंगे और हम उसका इतिहास भी बताएंगे और वहाँ कैसे जाएं वो भी बताएंगे। तो हो जाइए तैयार। अगर आप नए हैं तो हमारे इस ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काठमांडू नेपाल भाषा ए दे प्राचीन नेपाल भाषा ए दे संस्कृत कांतिपुर नगर नेपाली काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यह नगर समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 50.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है, जहां पर्यटक का सबसे ज़्यादा आगमन होता है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा काठमांडू उपत्यका के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित यह नगर यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है। यहाँ की रंगीन संस्कृति और परंपराओं के अलावा विशिष्ट शैली में बने शानदार घर सैलानियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। साथ ही यहाँ के प्राचीन बाजारों की रौनक भी देखते ही बनती है। बने रहिए भी, हम आपको चलिए नेपाल का राजधानी काठमांडू का नामांकन के बारे में बताएंगे। काठमांडू शब्द संस्कृत शब्द काष्ठमंडप का अपभ्रंश है। काष्ठमंडप इस नगर के मध्य में अवस्थित एक गोरखनाथ जी का मंदिर और प्राचीन समय में यात्रियों का विश्राम स्थल है। यह भवन एक ही वृक्ष का काष्ठ प्रयोजन करके बनाया गया था। इस वैभवशाली भवन के नाम से इस नगर का नामकरण किया गया। ऐसा विश्वास है कि इस नगर का मध्यकालीन नाम कांतिपुर इस नगर के कांति और वैभव के लिए रखा गया था। इस नगर का नेपाल भाषा का नाम ये है। यह नाम प्राचीन नेपाल भाषाओं का का अपभ्रंश है। यह नाम का उत्पत्ति किरांत काल में हुआ था। दोस्तों बने रहेंगे चैनल पर, प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल। हम परमाणु नहीं है, परंतु इसके बारे में विभिन्न धार्मिक पुस्तक एवं वंशावलियों में लिखा हुआ है। समय भू पुराण अनुसार काठमांडू उपत्यका का एक विशाल तालाब था। महाचीन के बोधिसत्व मंजूश्री ने इस तालाब के दक्षिणी भाग में अवस्थित कक्षपाल पर्वत और ग्रीष्मरी क्षेत्र में अपने चंद्रवास खड्ग से प्रहार करके इस तालाब के पानी को निकाल दिया। भूगोलविद भी यह तथ्य मानते हैं कि काठमांडू पहले एक तालाब था। मंजूश्री ने धर्मरक्षित राज्य स्थापना करने के लिए एक मंजूपतन नगर का स्थापना किया, हाल के मंजीपात टोल के स्थान में, और धर्माकर को इस नए राज्य का राजा बनाकर चीन लौटे। गोपाल वंशावली अनुसार गोपाल वंश के लोग इस स्थान में भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी के रूप में गाय चराते हुए इस स्थान पर पहुंचे और यहाँ बस गए। परापूर्व काल पुरातात्विक खुदाई से मिले जानकारी अनुसार काठमांडू मध्य हिमालयी क्षेत्र के प्राचीनतम बस्ती में से एक है। विभिन्न खुदाई से 167 ईपू से लेकर 1 इंच का ईंट काठमांडू और इसके आसपास के क्षेत्र में मिला है। किरांत काल के काठमांडू का ज़्यादा निश्चित अवशेष उपलब्ध नहीं है। लिच्छवी वंश के राजा गुणकाम देव के समय से पहले काठमांडू में, हाल के काठमांडू महानगर पालिका के सिटी में दक्षिण कोलीग्राम मंजूपतन यंगाल और उत्तर में यम्बू कोलीग्राम
गौपालकों का बस्ती नामक दो अलग अलग बस्ती थे। यह दो बस्ती एक खड़ग आकार के उठा हुआ जमीन पर अवस्थित था, जिसके तीन तरफ नदी या जल थे, विष्णुमती, बागमती और टुकुचा, और एक तरफ क्लिफ के नीचे जंगल था। सामरिक दृष्टिकोण से यह जगह नगर बनाने के लिए उपयुक्त था। अतः गुण कामदेव ने इन दो बस्तियों के बीच में दोनों बस्तियों को समायोजित करके विष्णुमती नदी के किनारे कांतिपुर नगर स्थापना किया। यह नगर के चारों तरफ खड़क आकार में अष्टमातृका व आजीमायुक्त शक्तिपीठ दुर्ग का स्थापना किया, जो अभी भी शक्तिपीठों के रूप में पूजित है। नेपाल के पहाड़ियों के बीच कांतिपुर जैसा सुरक्षित नगर के स्थापना से भारत और चीन तिब्बत के बीच में व्यापार सहज हो सकता था। अतः गुना कामदेव ने इस नगर में व्यापारिक सुविधा के हेतु चक्राकर में व्यापारिक क्षेत्र स्थापना किया। ऐसा माना जाता है कि नेपाल संवत के एक माह येला कांतिपुर का माह और उस माह की पूर्णिमा में मनाया जाने वाला ऐया पुनिहि व इंद्र यात्रा कांतिपुर की स्थापना के उपलक्ष्य पर गुण कामदेव ने मनाना शुरू किया था। इस माह में दक्षिण पोलीग्राम का लाखे यात्रा उत्तर में और पोलीग्राम का पुलुकी सी एरावत नृत्य दक्षिण में नचाया जाता है। अब चलते हैं आपको मल्लकाल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। सन 1200 से 1768 तक 1768 तक इस नगर में मल्ल राजाओं का राज रहा। मल्ल काल में यह नगर नेपाली मल्ल गणराज्यों में से एक कांतिपुर राज्य का राजधानी रहा। इस काल में यह नगर में कला का बहुत विकास और विस्तार हुआ। यह नगर के ज़्यादा मंदिर चैत्य आदि इसी काल में निर्माण हुआ था। इस काल में इस नगर में धार्मिक सहिष्णुता, तंत्र विद्या, वास्तु, अर्थतंत्र आदि का विकास एवं विस्तार हुआ। इस काल में कांतिपुर लगायत के नेपाली मल्ल गणराज्य में रहने वाले विभिन्न नस्ल, धर्म, जाति आदि के लोगों ने एक संगठित राज्य का रूप लिया और इस राज्य में रहने वाले लोगों को नेपाली नेवा व नेपाली कहा गया। प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल पर बने रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल। अब हम आपको शाहकाल के बारे में बताएंगे। गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में मल्ल गणराज्य का अंत्य कर गोरखाली नेपाल राज्य का स्थापना किया। गोरखाली द्वार कांतिपुर नगर के विजय के साथ ही कांतिपुर नगर व काठमांडू गोरखाली नेपाल का राजधानी बन गया। शाह के हुक्म में राणाओं के समय में इस नगर में राजा प्रसाद तथा महल निर्माण में नेपाली वस्तु का प्रयोजन छोड़कर मुगल एवं पाश्चात्य वस्तु का अनुसरण शुरू हुआ। राणाओं के समय में बना सिंह दरबार एक विश्व प्रसिद्ध दरबार है, जिसमें अभी नेपाल के प्रधानमंत्री लगायता प्राय मंत्रालय, सर्वोच्च अदालत आदि अवस्थित है। सन 1934 का महाभूकंप में नगर के प्राय क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया, परंतु इस भूकंप के बाद यह नगर पहले के ही स्वरूप में फिर बनाया गया। भूकंप के बाद नगर में न्यू रोड नामक मार्ग बनाया गया, जहां बेलायती शैली में घर, पार्क, दुकान, सिनेमाघर आदि का निर्माण किया गया। 1950 में इस शहर की सीमाएं विदेशी पर्यटकों के लिए खोली गई थी। तब से आज तक सैलानियों के यहाँ आने का सिलसिला जारी है। अब यहाँ की जनसंख्या के बारे में बताते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार काठमांडू महानगर में 2,35,387 घर हैं। काठमांडू महानगर अधिकारी अनुसार इस नगर में करीब 10,81,845 लोग रहते हैं। इस नगर के 3 प्रमुख जातियां नेवार, खस ब्राह्मण और खस क्षत्रिय हैं। इस नगर का प्रमुख भाषा नेपाली व नेपाली भाषा है। इस नगर के प्रमुख धर्म हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म है। दोस्तों, अब थोड़ा अर्थव्यवस्था के बारे में बता देते हैं। काठमांडू नेपाल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। काठमांडू ऐतिहासिक काल से ही एक व्यापारिक नगर के रूप में स्थापित है। ऐतिहासिक काल से ही काठमांडू तिब्बत, चीन व भारत के
बाहर से व्यापार करता आ रहा था। व्यापार इस नगर का एक प्रमुख हिस्सा है। यह नगर का वार्षिक आर्थिक आउटपुट ने रुपया 170 बिलियन से ज़्यादा है। इस नगर का 21% अर्थ आयात निर्यात पर निर्भर है। मैन्युफैक्चरिंग से नगर का 19% अर्थ अर्जित है। काठमांडू कपड़े व ऊनी गलीचा का निर्माता एवं निर्यात करता है। अन्य आर्थिक स्रोत में कृषि 9% और शिक्षा 6%, यातायात 6% व होटल एवं रेस्टोरेंट 5% प्रमुख है। नगर के अर्थतंत्र में पर्यटन का बड़ा प्रभाव है। नेपाल के ज़्यादा पर्यटक काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से नेपाल आते हैं। काठमांडू में पर्यटकों के घूमने, देखने एवं वस्तु खरीदने के लिए पर्यटन उद्योग द्वारा विभिन्न सुविधा उपलब्ध है। प्रशासन, यहाँ महानगर का प्रमुख महापौर होता है। महापौर जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। महापौर के साथ साथ एक उप महापौर भी निर्वाचित होते हैं। साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अध्यक्ष और 5 वार्ड सदस्य एक महिला सहित निर्वाचित होते हैं। महानगर की घोषणा के पश्चात यह नगर में निम्नलिखित व्यक्ति मेयर हो चुके हैं: प्रेमलाल सिंह और केशव स्थापित। यह महानगर पालिका प्रशासन के निमित्त 5 विभागों में विभक्त किया गया है। पर्यटन स्थल में आपको हम बता दें पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ नेपाल में हिंदुओं का सबसे पवित्र धर्म स्थल है। इसे वाराणसी का छोटा रूप कहा जा सकता है। यहाँ पर मंदिरों की लंबी श्रृंखला, शमशान घाट, धार्मिक स्नान और साधुओं की टोलियाँ देख सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे बना है। जिस तरह भारत में गंगा नदी को श्रद्धा स्वरूप माना जाता है, उसी प्रकार नेपाल में बागमती को पवित्र माना जाता है। इस मंदिर को भगवान शिव का एक घर माना जाता है। प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। अब आपको बता दें अशोक विनायक मंदिर। अपनी सादगी के बावजूद यह मंदिर काठमांडू में भगवान गणेश का मुख्य मंदिर है। यह कष्ट मंडप के पीछे स्थित है। यहाँ होने वाले धार्मिक अनुष्ठान राज्याभिषेक समारोह का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना गुंड कामदेव ने 10वीं शताब्दी में की थी, लेकिन इसका वर्तमान ढांचा 19वीं शताब्दी के मध्य में बना है। गणेश जी की पाषाण प्रतिमा अशोक के वृक्ष की स्वर्ण प्रतिलिपि के नीचे स्थित है। पहले अशोक का पेड़ पूर्व मंदिर को घेरे हुए था और इसी के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया। हनुमान ढोका, हनुमान द्वार, तेंदु देगू ताले मंदिर और तालेतू मंदिर के बीच एक खुली जगह है जिसे हनुमान ढोका कहा जाता है। इसका नाम हनुमान जी के नाम पर रखा गया था, जो मल्ल राजा अपना इष्ट देव मानते थे। 1672 में प्रताप मल्ल के शासक काल के दौरान हनुमान जी की प्रतिमा द्वार के सामने लगाई गई थी ताकि बुरी आत्माएं और बीमारियां प्रवेश न कर सके। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रतिमा अपने रूप का प्रभाव कायम रखे हुए हैं। अब आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में बता देते हैं। जगन्नाथ मंदिर हनुमान ढोका के पास स्थित है। मंदिर में प्रवेश के 3 द्वार हैं। द्वारों, खिड़की और छत पर की गई लकड़ियों की नक्काशी इस मंदिर की शान है। कहीं कहीं रत्ती संबंधित चित्र भी देखे जा सकते हैं। मूल रूप से यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में इसे भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया गया। एक है दरबार मार्ग। दरबार मार्ग का निर्माण राणा वंश के शासनकाल में हुए नगर विस्तार के दौरान किया गया था। यहाँ काठमांडू पर्यटन का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर महंगे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी और एयरलाइंस ऑफिस मिल जाएंगे। दरबार मार्ग जंक्शन के बीच में पूर्व राजा महेंद्र की प्रतिमा लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर नेपाल की संस्कृति दर्शित किए जा सकते हैं। आकाश भैरव मंदिर भैरव के एक रूप को समर्पित है, जिन्हें कीर्ति राजा यलंबा माना जाता है। अनुश्रुतियों के अनुसार राजा यलंबा महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए भारत आए थे। जब भगवान कृष्ण की नज़र उन पर पड़ी तो कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे किसकी ओर से लड़ना चाहते हैं। राजा ने कहा कि वे हारने वालों की तरफ से लड़ेंगे। यह सुनकर कृष्ण ने उनकी गर्दन काट दी, जो काठमांडू आकर गिरी। यहाँ राजा यलंबा को आकाश भैरव के रूप में पूजा जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ इंदिरा जात्रा उत्सव मनाया जाता है। मंदिर के भूतल में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जिनके सामने कूली और रिक्शे वाले मिल जाएंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय। स्वयंभूनाथ की पहाड़ियों के रास्ते में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय काठमांडू के लोगों के लिए पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर पुरानी कलाकृतियों के अलावा निवर्तमान राजाओं के स्मृति चिन्हों और हाल ही में इस्तेमाल किए गए हथियारों को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में आने वाले दर्शक यहाँ आकर जाने पाते हैं कि पुराने समय में नेपाल पर राज करने के लिए कैसे युद्ध किए गए और बाद में
अंग्रेजों से बचाने के लिए किस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसके अलावा संग्रहालय में पुरानी प्रतिमाएं, तस्वीर और वॉल पेंटिंग भी देखी जा सकती है। यहाँ पर गुड़िया और सिक्कों का संग्रह भी देखा जा सकता है। इनमें से कुछ सिक्के तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं। अब आपको बताएं स्वयंभूनाथ विश्व धरोहर में शामिल स्वयंभू विश्व के सबसे भव्य बौद्ध स्थलों में से एक है। इसका संबंध काठमांडू घाटी के निर्माण से जोड़ा जाता है। काठमांडू से 3 किलोमीटर पश्चिम में घाटी से 77 मीटर स्थित है स्वयंभूनाथ। इसको के बारे में माना जाता है। बौद्धनाथ काठमांडू से 6 किलोमीटर पूर्व में स्थित बौद्धनाथ दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। यह विश्व धरोहर में शामिल है। इस स्तूप के बारे में माना जाता है कि जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था, इसलिए पानी के मिलने के कारण ओस की बूंदों से इसका निर्माण किया गया। स्तूप 36 मीटर ऊंचा है और स्तूप कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब दोस्तों मैं ज़रा यहाँ के प्रमुख त्यौहार के बारे में बता रहा हूँ। काठमांडू महानगर के मौलिक प्रमुख त्यौहार मोहनी, विजयदशमी, संक्रांति, दीपावली, नेपाल संवत के नववर्ष, माघे संक्रांति, नाग पंचमी, गाय जात्रा, सपारू, पंचदान, इंद्र जात्रा, यैया पुनहि, घटाकरण, बुद्ध जयंती, श्री पंचमी, महाशिवरात्रि, फागु पूर्णिमा, घोड़े यात्रा, पांचाहे, क्षेत्रदशे, जनब हव सवेतम, चंद्रनाथ, रथ यात्रा, बाला चतुर्थी आदि हैं। नेपाल के अन्य जगहों से काठमांडू पर आकर बसे लोग भी यहाँ अपने संस्कृति अनुसार लोहसार, तीज, जनेऊ पूर्णिमा, जठ, भोली, सकेला, देवड़ा आदि त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों आखिर नेपाल या काठमांडू जाएं कैसे, चलिए उस पर भी हम आपको बता देते चलें कि नेपाल का त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ के लिए दिल्ली और बैंकॉक के रास्ते आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ मई सितंबर के बीच जाना बेहतर रहता है। आपको ये कैसा लगा हमारा ये ब्लॉगिंग चैनल, कृपया कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।